हेलो एंड वेलकम बैक टू पढ़ो सोचो। जैसा कि हमने सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ऑफिशियल सीटेट क्वेश्चन के लिए एक डेडिकेटेड पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है। इसी सीरीज का ये अगला पार्ट है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उन्हें देखिए। ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे एग्जाम सेंटर में उतना इजी होगा। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। Which of the following statement about development is correct? विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। चलिए देखते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट विकास एक असतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट अकर्स इन स्पाइरल नॉट लीनियर। विकास चक्री तरीके से होता है, रैखिक नहीं। जैसा कि हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की क्लास में डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। बाकी सारे ऑप्शंस अपोजिट है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक होता है। इंडिपेंडेंट नहीं होते, इंटरकनेक्टेड होते हैं, डिपेंडेंट टू ईच अदर होते हैं। डिसकंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, गर्भ से कब्र तक कंटिन्यूअस चलता है विकास। सो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। Which of the following is not a characteristics of a well formulated critical thinking question? निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है, बताइए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इट रिक्वायर्स एनालिसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। प्रमोट्स हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान का कौशल को बढ़ावा देता है। इट इज ओपन एंडेड एंड अलाउज फॉर मल्टीपल आंसर्स। यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। इट इज बेस्ड प्रिमरली ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, बताइए। देखिए, अगर आप रीड कहेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है वो क्वेश्चन जो हमें सोचने पर मजबूर करे और जो रोट मेमोराइजेशन या सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। लाइक व्हाट इज योर नेम, ये क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट अर्थ, ये है क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। सो ऑप्शन 1, 2, 3 ये तीनों क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जबकि ऑप्शन नंबर 4 इंफॉर्मेशन बेस्ड है, सिर्फ रिकॉल करना है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। असर्शन रीजन पे सेम ट्रिक, हमेशा असर्शन रीजन देखना है। दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली देखेंगे सही है या नहीं। अगर दोनों सही है फिर दोनों के बीच में क्योंकि या बिकॉज लगा करके पढ़ेंगे, देखते हैं रिलेशन है या नहीं। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड्स एंड बायसेस व्हाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। रीजन, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्स्डनेस। बताइए। देखिए, पहला स्टेटमेंट असर्शन हमारा सही है, सही बात है। एज ए टीचर हमें अपने एटीट्यूड और बायसेस को समय समय पर क्या करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, उनको धीरे धीरे रिमूव करना चाहिए। सो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग फंक्शनल फिक्स्डनेस, कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है, बिल्कुल सही है। हर एक प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व की जाती है। सो अगर स्थिरता आ गई तो वो एक बाधा है। लेकिन इन दोनों का कोई रिलेशन है, एक में बात कर रहा है टीचर के बायसनेस की एग्जामिन करने की, रिमूव करनी, दूसरे में बात कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की। दोनों का कोई रिलेशन नहीं। सो हमारे बोथ ए एंड ट्रू इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। Which of the following statement best describes the role of teacher in progressive education? कौन सा कथन प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताइए। देखिए, जब भी बात प्रोग्रेसिव एजुकेशन की आएगी आपको याद रखना है जॉन डुई को। और ये चीज हमेशा याद रखना, जॉन डुई कहते हैं टीचर वर्क एज अ फैसिलिटेटर। हमें फैसिलिटेट करना है। यही चीज हमारी एनईपी कहती है, यही चीज हमारा एनसीएफ कहता है। टीचर वी वर्क एज अ फैसिलिटेटर।
सुविधा प्रदाता के रूप में काम करते हैं। चलिए देखते हैं अब इसमें कौन सा है। द टीचर इम्प्लीमेंट द प्रिस्क्राइब करिकुलम एज इट इज, नहीं। निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करना, नहीं। इसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं करती है। टीचर लीव्स द चिल्ड्रेन ऑन देयर ओन टू वर्क इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि अपने से बच्चे ज्ञान का कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन फिर भी हमें गाइडेंस प्रोवाइड करना है। द टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, बिल्कुल नहीं, सिर्फ टीचर प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। टीचर सर्व्स एज अ फैसिलिटेटर, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रीकंसीव्ड जनरलाइजेशन अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर आर कॉल्ड, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाते हैं, बताइए। ध्यान दीजिए, जब भी बात होगी प्री कंसीव जनरलाइजेशन, सिर्फ जेंडर के बारे में हो या किसी और चीज को लेकर के, तो उसे हम कहते हैं स्टीरियोटाइप थॉट, रूढ़िवादिता, जिसको सामान्य कर दिया। जैसे कि लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं, लड़कियां आर्ट में अच्छी होती हैं, लड़के अच्छे नहीं होते। ये क्या है? रूढ़िवादिता है। आपने फिक्स कर दी, कोई आपके पास फैक्ट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो ऐसी सोच को क्या कहते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप थिंकिंग। जेंडर आइडेंटिटी मीन्स होता है अपने आइडेंटिटी को पहचानना। टाइपिंग का मतलब होता है अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चीजों को सीखना, जो सोसाइटी नॉर्म्स रूल्स हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अनफेयर ट्रीटमेंट, लड़कों को दूसरे तरीके से ट्रीट करना, लड़कियों को दूसरे तरीके से ट्रीट करना। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा। जब भी बात समावेशी कक्षा की आएगी, ये चीज ध्यान रखना, डाइवर्सिटी एज अ टूल है। हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है और किसी बच्चे के बीच में भेदभाव नहीं करना है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। स्पेशल चिल्ड्रेन आर लुक्ड अपॉन एज नीडी एंड डिपेंडेंट, बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल नहीं। All children follow the same curriculum and uniform pedagogy is adopted for all learner. समान पाठ्यचर्या का पालन करते नहीं, फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है। स्पेशल चिल्ड्रेन ऑलवेज वर्क ऑन देयर ओन करिकुलम, हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं। सभी बच्चों को सामान्य रखना है, समावेश करना है, अलग नहीं करना है। ऑल चिल्ड्रेन हैव एक्सेस टू एंड आर इंक्लूडेड इन क्लासरूम एक्टिविटीज, बिल्कुल सही ऑप्शन। सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल होते हैं एक साथ। ऑप्शन नंबर 4। जागृति हैज लर्न दैट हर डॉग रस्टी इज अ गोल्डन रिट्रीवर व्हेन शी सीज अनदर डॉग दैट लुक्स सिमिलर टू रस्टी बट इज अ डिफरेंट ब्रीड, शी कॉल्स इट अ डॉग टू। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, which concept does this demonstrate? जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है, बताइए। अगर आपने जीन पियाजे का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देखिए। देखिए, जीन पियाजे कहते हैं कि हमारे ब्रेन में ब्लॉक ऑफ नॉलेज है जिसे हम स्कीमा कहते हैं। जब भी हमें कोई न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है तो दो कंडीशन होती है। एक, वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट हो जाती है। दूसरी कंडीशन है, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा में नहीं फिट होती है तो एक नया स्कीमा हमें मॉडिफाई करके क्रिएट करना होगा। बताइए, ध्यान दीजिए। जब उसी एग्जिस्टेड स्कीमा में इंफॉर्मेशन फिट हो जाए तो उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन, और अगर नहीं फिट होती है, नया स्कीमा क्रिएट हो तो उसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होता है। कंजर्वेशन, ईगोसेंट्रिज्म, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये सब क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं। Which pedagogical approach would be adopted by teachers who firmly believe in constructivism to teach concepts of floating and sinking to class 5 children? कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, बताइए। यहां ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, ऐसा जीन पियाजे बोलते हैं। उनका मानना है कि बच्चे जो हैं लिटिल साइंटिस्ट हैं, वो खुद से एक्शन करके
नॉलेज को सीखते हैं, ग्रैब करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। शोइंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, बच्चा कुछ सीखेगा अपने से, कुछ कंस्ट्रक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। ये तो इंफॉर्मेशन को आपने पोर कर दिया है, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। लेक्चर मेथड बिल्कुल नहीं। गाइडेड डिस्कवरी, निर्देशित खोज, मीन्स बच्चे को आप मौका देंगे, फैसिलिटी देंगे, बच्चा खुद से करेगा और नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। शोइंग वीडियोस बिल्कुल नहीं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस? आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए। चलिए देखते हैं। जब ही बात होगी क्रिटिकल थिंकिंग की, आपको ध्यान रखना है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। एक होती है जो लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप करते हैं, दूसरे होते हैं जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप करते हैं, जिन्हें हम हॉट्स कहते हैं। सो हॉट्स में आता है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड, इवेल्युएशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है। चलिए, टू प्रमोट हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बिल्कुल सही बात है। क्रिटिकल थिंकिंग का पर्पज ही है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की हायर स्किल डेवलप हो। सो उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। टू एनकरेज स्टूडेंट टू मेमोराइज इंफॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं, ये रिकॉल बेस है, ये क्रिटिकल थिंकिंग बेस नहीं है। मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग को आप प्रमोट नहीं करेंगे। टू एनेबल स्टूडेंट टू डेवलप प्रोसीजरल नॉलेज, नो। टू प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, ये क्रिटिकल थिंकिंग का पर्पज नहीं है। टू असेस स्टूडेंट्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल, नहीं, असेसमेंट नहीं करना। क्रिटिकल थिंकिंग का मेन पर्पज होता है कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो, और ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन द क्लासरूम टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। कारण संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर रिलेटेड टू ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वेज। बताइए। देखिए ध्यान, जब आप किसी को भी इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वहां पे सेफ फील करता है, और जितना सेफ एनवायरनमेंट होगा बच्चा उतना ज्यादा सीखेगा, उतना ज्यादा ग्रो करेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एज अ टीचर हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिससे बच्चे को कंडीसिव एनवायरनमेंट मिल सके। और इमोशन कॉग्निशन एक दूसरे से रिलेटेड है इन अ कॉम्प्लेक्स वे, ये न्यूरो साइंस भी क्लियरली एविडेंस बेस पे प्रूव कर चुकी है। सो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आप जब कभी भी इमोशनल लो होते हैं, आपका कॉग्निशन अफेक्ट होता है। जब आप इमोशनली हाई होते हैं तो भी अफेक्ट होता है। तो ध्यान दीजिए, कॉग्निशन इमोशन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन? निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? बताइए। बात हो रही CCE की। देखिए, जैसा कि वर्ड कह रहे हैं निरंतर एंड व्यापक। निरंतर का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में या एक बार मूल्यांकन नहीं करना, लगातार करते रहना, जिससे बच्चे की ग्रोथ को ऑब्जर्व किया जा सके और समय समय पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है, इंस्ट्रक्शन में चेंज लाए जा सकते हैं, जिससे बच्चे की लर्निंग तेजी से हो सके। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, बिल्कुल नहीं। जैसे कि हम दे रहे हैं सीटेट का एग्जाम, ये क्या स्टैंडर्ड टेस्ट है? नहीं। स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट, बिल्कुल नहीं। बेस्ट वर्क्स, सिर्फ आप अगर बेस्ट वर्क्स का पोर्टफोलियो रखेंगे तो बच्चे की लर्निंग कभी आप नहीं असेस कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम अनलर्निंग या मिस्टेक्स भी लर्निंग का पार्ट है, ये चीज आपको जहन में रखना है, ध्यान रखना है। ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोसेस प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, बहुत से वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, इसमें बच्चे के लोज हाइज दोनों मेंशन किए जाते हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। Which of the following sequence of representation of concept is in accordance with children's gradual development of cognitive abilities? निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? बताइए। चलिए देखते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज की थ्योरी दी है ब्रूनर ने, जो बात करते हैं 3 स्टेजेस की। फर्स्ट, इनएक्टिव स्टेज, जब बच्चा एक्शन करके सीखता है। सेकेंड, आइकॉनिक स्टेज, जब बच्चा इमेज और पिक्चर्स के थ्रू सीखता है। थर्ड वन इज सिंबॉलिक, जब बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थॉट डेवलप हो जाते हैं। सो एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड एंड थॉट बेस्ड। सो देखते हैं सिंबल बेस्ड।
सिंबल बेस्ड पहले आएगा? बिल्कुल नहीं, सिंबल बेस्ड पहले नहीं, एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड एंड सिंबल बेस्ड, ऑप्शन नंबर 3। ध्यान रखें, इसको याद करने सिंपल है, आप याद रखें EIS, एक्शन, इमेज, सिंबल। चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज टिपिकली, आमतौर पर सीखने की अक्षमता या कठिनाइयों वाले बच्चों में, बताइए, हैव कंफ्यूजन विद लेटर्स एंड अल्फाबेट दैट लुक्स अलाइक, बिल्कुल सही बात है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर के भ्रम होता है, जैसे वो बी को डी समझ लेता है, डी को बी समझ लेता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताइए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, ये डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिस्पैक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्कैल्कुलिया है, बताइए। हैव वेरी लो आईक्यू एज डायग्नोस्ड थ्रू स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिए, लर्निंग डिफिकल्टीज का आईक्यू से कोई लेना है, आपका आईक्यू हाई हो सकता है लर्निंग डिफिकल्टीज होने के बावजूद, सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत है। हैव डिफिकल्टीज इन रीडिंग ड्यू टू देयर पुअर साइट, साइट का मतलब विजन हो गया, लाइट से रिलेटेड, ये आंखों से रिलेटेड बात हो रही, लर्निंग डिफिकल्टीज की, विजन डिफिकल्टीज की नहीं। हैव प्रॉब्लम्स इन रेगुलेटिंग देयर इमोशन, इमोशन का भी है, कोई दिक्कत नहीं, सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है, बताइए। ये डेवलपमेंट का सबसे बेसिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब बात होगी ग्रोथ में, हाइट और वेट में जो कि विजिबल है, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव चेंज, मात्रात्मक परिवर्तन। क्वालिटेटिव चेंज डेवलपमेंट, क्वांटिटेटिव चेंज ग्रोथ या वृद्धि। सो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। Feral children, those who experience severe human social deprivation since very young age, usually have delayed or hindered development, and despite rehabilitation, the improvement in certain domains of development is likely to be subordinate. This period, wherein development is significantly influenced by the environmental support, is called। ऐसा बच्चा जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है, और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाती है, बताइए। ध्यान दीजिएगा, जब बात ऐसी हो कि किसी सामाजिक अभाव की वजह से डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न हो, तो उस पीरियड को हम कहते हैं सेंसिटिव पीरियड। क्या बोलते हैं? संवेदनशील काल। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे, तब तक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बाय।